हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजू पॉइंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। और यार, अगर हम इसे क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग कहें, लर्निंग को कैसे कैसे कैटेगराइज किया है ब्लूम महोदय ने, तो ये सारी बातें अगर हम कहते हैं तब भी गलत नहीं होता है। ब्लूम्स की ये जो टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, अगर हम इसे क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग बोलें, लर्निंग का क्लासिफिकेशन बोलें, तो यार गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि ब्लूम ने ये जो क्लासिफिकेशन किया है, ये कैसे किया है। ब्लूम ने जो ये लर्निंग का ये पार्ट डिवाइड किया है कि हाँ, लर्निंग ऐसे ऐसे होती है, जो इतने सारे चरण बताए हैं, इतने सारे स्टेप बताए हैं लर्निंग के, वो सारी बातें देखते हैं। और यार, अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। ओके, तो देखते हैं ब्लूम ने बीएस ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम जिसे हम कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बीएस ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम। ओके, तो इनकी एक बुक लॉन्च हुई थी 1956 में। याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1956 में इनकी एक बुक लॉन्च हुई थी, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। इनकी बुक जो थी उसका नाम क्या है, याद रखिएगा, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। इससे याद रखिएगा यहाँ पे कि इन्होंने ये टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव किसने दिया था, ये जो सिद्धांत है या फिर ये जो वर्गीकरण है, किसने दिया था भाई? बीएस ब्लूम ने दिया था, बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। तो यहाँ पे इनकी बुक का भी नाम याद रखिएगा आप, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। एजुकेशनल टैक्सोनॉमी की ये जो बात थी इस बुक में इन्होंने बताई थी, फिलहाल नाम ही इनकी बुक का यही है। तो यहाँ पे हमें जो है 3 सेट ऑफ लर्निंग देखने के लिए मिलेंगे। ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में हमें लर्निंग के 3 सेट देखने के लिए मिलेंगे, या फिर 3 उद्देश्य कह लीजिए। ये सारी बातें हम आगे देखते हैं, बहुत बेहतर तरीके से यार देखेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा, सारी बातें आपकी क्लियर होंगी, बस यार लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और ये ईयर याद रखिएगा, इन्होंने दिया कब था इस सिद्धांत को, इस वर्गीकरण को? 1956 में। इनकी एक बुक थी टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, जिस बुक में हमें यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग देखने के लिए मिला। तो जैसा कि यार मैंने आपसे बातें की कि हम देखते हैं ये 3 स्टेजेस ऑफ लर्निंग, 3 सेट ऑफ लर्निंग कौन सी हैं, सारी बातें करते हैं। ओके, तो देखते हैं। बीएस ब्लूम ने सीखने के उद्देश्यों को 3 पक्षों में डिवाइड किया था, जैसा कि मैंने आपसे भी पीछे बात की। यहाँ पे मैंने आपसे बात की कि 3 सेट ऑफ लर्निंग देखने के लिए मिलेंगे हमें। यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगी भाई? 3 सेट ऑफ लर्निंग देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि 3 पक्षों में विभाजित किया गया है, वही मीन्स 3 सेट ऑफ लर्निंग। सीखने के उद्देश्यों का संबंध छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन से होता है। आपने पहले भी ये बातें पढ़ी होंगी कि अधिगम क्या है भाई, लर्निंग क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। आपने पहले भी ये बातें पढ़ी होंगी कि आखिर हम लर्निंग किसे कहते हैं, अधिगम किसे बोलते हैं, सीखना किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे यार वही है, सीखने के उद्देश्यों का संबंध छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन, ये की पॉइंट है, की वर्ड है, याद कर लीजिए। एंड यू कैन सी बीएस ब्लूम। तो यहाँ पे ये 3 जो पक्ष दिए हैं, 3 सेट दिए हैं लर्निंग के इन्होंने, वो कौन कौन से हैं वो सारी बातें देखते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष एंड क्रियात्मक पक्ष। वापस से बोलती हूँ, शिक्षा क्या है भाई? छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन। लर्निंग क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। बीएस ब्लूम ने लर्निंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था। और अब हम देखते हैं यहाँ पे ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। और यार मैं आपको बताऊं, प्रेजेंट टाइम में जो एजुकेशन दी जा रही है स्कूलों वगैरह में, प्रेजेंट टाइम में जो एजुकेशन दी जा रही है वो कहीं ना कहीं ब्लूम के क्लासिफिकेशन पे ही आधारित है। तो हम आगे देखते हैं कि कैसे प्रेजेंट टाइम की एजुकेशन बीएस ब्लूम के क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ज्ञानात्मक पक्ष। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉग्निटिव डोमेन। यहाँ पे हमने क्या क्या देखा भाई? कॉग्निटिव डोमेन देखा, अफेक्टिव डोमेन देखा एंड साइकोमोटर डोमेन देखा। ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉग्निटिव डोमेन, ज्ञानात्मक पक्ष की बात करते हैं। यहाँ पे एज यू नो ज्ञानात्मक पक्ष की बात कही गई है, कॉग्निटिव डोमेन की बात कही गई है, तो कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि, दिमाग से बातें संबंधित होंगी, हमारे ज्ञान से संबंधित होगी, हमारे मानसिक क्षमताओं से बातें संबंधित होंगी ज्ञानात्मक पक्ष में। ज्ञानात्मक पक्ष मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। इसके उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य है कि भाई किसी चीज को सरल से कठिन की ओर जाया जाए। बातें आप समझ रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इजी चीजें पढ़ी,
फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्लस माइनस डिवाइड ये सारी चीजें सीखी, देन आप कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ते जाते, आप फिर बड़ी बड़ी सवालें लगाने लगते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो अधिगम का स्तर है, अधिगम का स्तर वो लो लेवल से हाई लेवल तक ले जाया जाए। यहाँ पे क्या बात है, उद्देश्य क्या हो भाई, इजी टू हार्ड जाने की, सरल से कठिन जाने की, लेकिन जो पढ़ाने और पढ़ने का जो स्तर वो लो लेवल से हाई लेवल तक जाए, वो लो लेवल से हाई लेवल तक जाए पढ़ने और पढ़ाने का स्तर, लेकिन उद्देश्य क्या हो, सरल से कठिन की ओर तक जाने का। और यहाँ पे ज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव डोमेन को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है भाई, 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है कॉग्निटिव डोमेन को। तो यहाँ पे देखते हैं ये 6 पार्ट कौन कौन से हैं और इन 6 पार्ट को हम बेहतर तरीके से समझेंगे। यहाँ पे ये जो 6 पार्ट है ना यार, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में। हालांकि जो आपका ये भावात्मक पक्ष है, क्रियात्मक पक्ष है, यहाँ से उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट हाँ कॉग्निटिव डोमेन से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते रहे हैं। तो यार ये यहाँ पे जो 6 पॉइंट आप देख रहे हो ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यार दिमाग को खोल के बैठिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, सारी बातें नोट डाउन कीजिएगा, डेफिनेटली आपको सारी बातें समझ आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, नॉलेज है। ये सब क्लासिफिकेशन चल रहा है, किसका क्लासिफिकेशन, लर्निंग का क्लासिफिकेशन चल रहा है। किसने दिया था, बीएस ब्लूम ने दिया था। कब दिया था, 1956 में दिया था। इनकी बुक कौन सी रही है, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, है ना। तो यहाँ पे ये जो इन्होंने 3 बातें बोली थी, उन तीनों बातों में हम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉग्निटिव डोमेन देख रहे हैं। तो यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन को भी 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि अगर कोई ज्ञानात्मक पक्ष वाली चीजें सीखी जा रही हैं तो उसमें क्या क्या स्टेजेस आएंगी, लर्निंग के लिए क्या क्या स्टेजेस आएंगी, कुछ सीखने के लिए क्या क्या स्टेजेस आएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज, देन कॉम्प्रिहेंशन, देन एप्लीकेशन, देन एनालिसिस, सिंथेसिस एंड देन इवोल्यूशन। तो यहाँ पे हम ये सारे पॉइंट बहुत बेहतर तरीके से देखते हैं, एकदम डीप में जाके देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है भाई, ज्ञान है। तो यहाँ पे क्या है, नॉलेज। नॉलेज मीन्स आप समझते हो, नॉलेज कोई भी बात हो, कोई भी चीज हो, एकदम बस ऐसा बता दी जाए आपको कि हाँ ये ऐसी चीज है। जैसे कि कोई पोयम है, आपको रटा दी जाए। बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें उसका मतलब नहीं पता होता है, लेकिन हाँ वो रट लेते हैं, है ना। रट ली जाती है पोयम, हाँ जी बिल्कुल रट ली जाती है। जैसे कि आपको भी याद होगी, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, एंड ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ऐसे न जाने कितनी पोयम आपने याद करके रखी थी, लेकिन हाँ यार उसका मतलब तो नहीं पता था ना। इवन ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हमने बचपन में रट्टे तो मार लिए थे, लेकिन उसका मीनिंग बहुत बाद में जाके पता चला था, है ना। एंड आपने देखा भी है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसे सॉन्ग याद कर लेते हैं, लेकिन उन्हें मीनिंग नहीं पता होता है। इवन हम लोग भी ऐसे ही थे कि हम ऐसे पूरा पूरा सॉन्ग याद कर लेते थे, लेकिन मीनिंग नहीं पता होता था। ऐसे समझिए जैसे कोई बच्चा, उसे टेबल याद करा दी जाए कि हाँ ये टेबल है। मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन बता दिया जाए कि हाँ मोबाइल फोन ऐसा होता है। कोई बच्चा मोबाइल फोन देखे तो वो बता दे कि हाँ ये मोबाइल फोन है, लेकिन वो उसका काम क्या है, वो करता क्या है, उसे नहीं पता है बच्चे को। बाइक है, वो देख के बता देगा कि बाइक है, लेकिन इससे काम क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, नहीं पता। कैलकुलेटर है, कोई बच्चा ऐसे कैलकुलेटर है, कोई बच्चा मतलब कोई बच्चा है, उसे बता दिया जाए एक बार कि ये कैलकुलेटर है, बच्चा फिर वो कैलकुलेटर कहीं और देखे तो वो बता दे कि ये कैलकुलेटर है, लेकिन इससे काम क्या किया जाता है, ये कैसे होता है, ये कैसे बनता है, उसे नहीं पता है। बातें आप समझ रहे हैं। वही जो मैंने बताया, आपने पोयम याद कर लिया, एकदम रट्टा मार लिया आपने, एकदम वर्ड टू वर्ड। यहाँ पे रिकॉल द इंफॉर्मेशन, डिस्कवरी, ऑब्जर्वेशन, लिसनिंग, लोकेशन, नेमिंग, ये बस यही बातें होती है यहाँ पे। बस आप ऐसा सुन के जान लो वो है क्या, क्यों है, कैसे है, नहीं पता। एंड देन बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन वही समझ बूझ जिसे आप कहते हो। कोई भी बात, अब जैसे आपने यहाँ पे पोयम पढ़ी थी, है ना, आपने यहाँ पे पोयम पढ़ी थी, तो अब आप उस पोयम का मीनिंग निकालने लग गए। अब आप उस पोयम का मतलब समझने लग गए। यहाँ पे अब मोबाइल है तो आपको पता लग गया कि हाँ यार मोबाइल में ये काम होता है, लेकिन आपने कभी वो काम किया नहीं है। आपको पता है कि हाँ मोबाइल में सॉन्ग सुना जाता है, मोबाइल में कैलकुलेटर होता है, मोबाइल में टाइम भी देखा जाता है, आपको ये बातें पता चल गई,
लेकिन आपने कभी यूज़ नहीं किया है कि हाँ मोबाइल में टाइम कैसे देखा जाता है, मोबाइल का कैलकुलेटर कैसे यूज़ किया जाता है, मोबाइल में यूट्यूब कैसे चलाया जाता है, मोबाइल में सॉन्ग कैसे सुना जाता है, नहीं पता है। लेकिन हाँ मतलब आपने कभी किया नहीं, लेकिन हाँ आपको पता है कि हाँ कैलकुलेटर में 2+2+ ऐसा 4 कर देता है, कैलकुलेटर में ऐसे प्लस माइनस डिवाइड इंटू ये सब इजी हो जाता है। बाइक से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में आसानी हो जाती है, लेकिन कैसे नहीं पता है। अब नंबर आता है एप्लीकेशन का, थर्ड नंबर पे। अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे बात करते हैं एप्लीकेशन की। जैसा कि आपने पीछे देखा था, यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या है, अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है ना। तो अब बात आती है एप्लीकेशन, मतलब कि आपने जो भी यहाँ पे जो आपने नॉलेज एक्वायर की थी, है ना, और जो आपने सुना देखा था कि हाँ भाई फ़ोन में यूट्यूब चलाया जाता है, फ़ोन में कैलकुलेशन भी किया जाता है, फ़ोन में टाइम देखा जा सकता है। अब आपके पास ये नॉलेज थी ना, अब आपने अप्लाई कर दिया है। अब आपने पोयम यहाँ पे रटी थी, आपने फिर यहाँ पे आके पोयम का मतलब समझा कि हाँ भाई वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का मीनिंग क्या है, आपने सब बेहतर समझ लिया है। अब क्या होगा, थर्ड नंबर पे ये जो चीज़ें आपने सीखी है ना, इसको अप्लाई करेंगे, आप अप्लाई करोगे। अब आप फ़ोन में यूट्यूब चलाओगे, अब आप फ़ोन में कैलकुलेशन करोगे, 2+2 4 होता है। अब आप फ़ोन में टाइम देखोगे, अब आप फ़ोन में सॉन्ग चला के सुनोगे, अप्लाई करोगे। अब आपने जो पोयम यहाँ पे रट्टा मारी थी, यहाँ पे आपने मीनिंग समझा था ना, उसे एग्जाम में जाके अप्लाई करोगे, आप उसे लिखोगे एग्जाम में, अप्लाई करोगे। अब यहाँ पे एप्लीकेशन की बात आई है, अप्लाई करने की बात आई है। एंड नाउ सपोज आपने लैपटॉप में कोई चीज़ सीखी थी, है ना, उम्मीद करती हूँ यार बातें यहाँ पे समझ आई होंगी। आपको पता था कि हाँ ये लैपटॉप है, ऐसे चलता है, ओके। फिर उसके बाद आपको मतलब यहाँ पे समझ आई थोड़ा सा कि हाँ ऐसे ऐसे, आपने किसी को बहुत बेहतर तरीके से समझाया, देन आपने अप्लाई किया, है ना। आपको पता था कि भाई ये मतलब बाइक है, पहले आप क्या जानते थे, फर्स्ट स्टेज पे आप क्या जानते थे, भाई ये बाइक है। सेकंड स्टेज पे आपने क्या सीखा कि हाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में आसानी हो जाती है। एंड थर्ड नंबर पे क्या किया आपने, थर्ड नंबर पे आप अपने घर से अपने मामा के घर तक गए, मतलब आपने अप्लाई किया, आपने बाइक चलाई, आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए। यूजिंग एंड अप्लाइंग नॉलेज, बातें यहाँ पे देख रहे हैं, यूजिंग एंड अप्लाइंग नॉलेज, मतलब कि अब आपको नॉलेज को अप्लाई करना है। यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, आपने जो भी यहाँ पे सीखा था प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड वाला, वो सब आपको सॉल्व करना है, मतलब अप्लाई करना है। उम्मीद करती हूँ यार बातें क्लियर हुई होंगी। एंड फोर्थ नंबर पे है एनालिसिस। अब आपने अप्लाई तो कर दिया, ओके, अब आपने क्या किया है भाई, अप्लाई कर दिया। अब आप यहाँ पे मतलब इसको एनालिसिस करोगे। जैसे आपने पोयम लिखी थी, अब इसके छोटे छोटे पार्ट को एनालिसिस करोगे, ओके। बाइक आपने चलाई, आप अपने घर से अपने मामा के घर तक गए, ठीक है यार, अब आप एकदम चलाने में मतलब उसको अप्लाई करने में एकदम ट्रेंड हो गए हो। अब आप यहाँ पे एनालिसिस करोगे इस बाइक के छोटे छोटे पार्ट को, ओके। बातें ध्यान से सुनिएगा। अब आप उसको एनालाइज करोगे छोटे छोटे पार्ट को। अच्छा, बाइक का ये पार्ट है तो इससे क्या होगा, बाइक का ये पार्ट है तो इससे क्या होगा। तो मतलब यहाँ पे आप छोटे छोटे पार्ट को उसको एनालाइज करोगे। बातें क्लियर होती हैं, उम्मीद करती हूँ यार बातें क्लियर होनी चाहिए। पोयम है, पोयम के एक एक वर्ड का मीनिंग समझोगे, उसको एनालाइज करोगे। आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग पैटर्न्स, इसके एक एक पैटर्न को, जैसे पोयम है ना, तो पोयम के एक एक पैटर्न को और मतलब आप समझोगे, एनालाइज करोगे। एंड फिफ्थ नंबर पे बात करते हैं सिंथेसिस की। सिंथेसिस यार वही है, सिंथेसिस मीन्स यहाँ पे अभी तक आपने जो कुछ सीखा था, यहाँ फोर्थ नंबर तक आपने जो कुछ सीखा था, आपने सीखा कि हाँ फर्स्ट नंबर पे कि हाँ भाई ये लैपटॉप है, ये पोयम है, पोयम का आपने रट्टा मार लिया, ये मोबाइल है, ओके, ये फ़ोन है, ऐसे आपने सीखा। देन आपने क्या किया, कॉम्प्रिहेंशन किया, मोबाइल के बारे में बेहतर तरीके से आपने जाना कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या हो सकता है। देन थर्ड नंबर पे आपने क्या किया भाई, थर्ड नंबर पे आपने अप्लाई किया, फ़ोन को लेके चलाया, आपने उसमें कैलकुलेशन किया, आपने उसमें सॉन्ग सुना, आपने उसमें यूट्यूब चलाया, आपने उसमें क्रोम खोला, सब आपने फ़ोन में किया, मतलब अप्लाई किया। एंड फोर्थ नंबर पे आपने क्या किया, फोर्थ नंबर पे आपने मोबाइल का एक एक पार्ट खोल के देखा कि भाई ये बैटरी है, ये सिम है, यहाँ पे ये ऐसे होता है, ये ऐसे। आपने फ़ोन का एकदम से मतलब एक एक पार्ट देखा, एक एक पार्ट को आपने एनालाइज किया, एक एक पार्ट को आपने ऑब्जर्व किया। एंड फिफ्थ नंबर पे आप क्या करोगे, फिफ्थ नंबर पे आपने अभी तक जितना भी ज्ञान अपनी खोपड़ी में रखा है, अपने दिमाग में जो भी
ज्ञान अर्जित किया है उसमें कुछ और नया अपने हिसाब से जोड़ दोगे। जैसे अब आपका फ़ोन है, आपने फ़ोन का एक एक पार्ट खोल के देखा है ना, तो अब अभी तक क्या था कि भाई आपके फ़ोन में एक ही सिम लग सकती थी, आपने उसमें और नॉलेज अपनी ऐड की। बातें समझते हैं आप? आपने उसमें अपनी और नॉलेज ऐड की, अपना व्यू रखा, चलो ठीक है यार इसमें डुअल सिम लगाया जाए, आपने 2 सिम वाला फ़ोन बनाया। तो मतलब कि यहाँ पे आपने अपना मतलब पुराने कॉन्सेप्ट में कुछ नया ऐड करके उसको एकदम नया बना दिया। जो कुछ आपने सीखा था उसमें कुछ और नया ऐड करके इसको कुछ अलग ही रूप दे दिया आपने। बातें क्लियर होती हैं? मतलब कि अभी तक जो कुछ आपने सीखा था उसमें कुछ और नया ऐड करके कुछ नया फॉर्म कर दोगे। अब क्या करोगे आप 6 नंबर पे क्या करोगे? इवोल्यूशन। मतलब कि आप देखोगे कि भाई जो मोबाइल फ़ोन आपने बनाया, जो कंप्यूटर आपके द्वारा बनाया गया, जो पोयम आपके द्वारा लिखी गई, आप उसको जज करोगे, आप उसको देखोगे कि हाँ भाई जो मतलब इसका उद्देश्य था वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। ओके, कंपेराइजिंग द आइडियाज, इवोल्यूटिंग ओवर आउटकम्स, सॉल्विंग, जजिंग, रेटिंग। ओके, तो मतलब आप यहाँ पे इसको रेटिंग दोगे कि हाँ यार ये सही जा रहा है या मेरा जो इससे उद्देश्य था वो सही है या नहीं है। मैंने ये आपने यहाँ पे सपोज दूसरी पोयम लिखी, आपके पास इतना नॉलेज था, आपने दूसरी पोयम लिख डाली, अभी तक जो आपने ज्ञान अर्जित किया था उसमें कुछ नया ऐड करके आपने दूसरी पोयम लिखी। तो आपका जो उद्देश्य था उस पोयम के माध्यम से वो सही है या नहीं। सपोज आप फेमिनिज्म पे कोई पोयम लिखना चाहते थे, फेमिनिज्म पे, तो अब आप वहाँ पे उसको रेटिंग करोगे, जज करोगे कि हाँ फेमिनिज्म पे ही तो है ये पोयम। आप यहाँ पे ये जो डुअल सिम वाला फ़ोन बनाए थे इसको आप जज करोगे कि यार ये डुअल सिम वाला फ़ोन सही तो चल रहा है, सही चल रहा है या फिर इसका जो उद्देश्य था वो है कि नहीं। तो यहाँ पे ये सारी बातें जो कि बीएस ब्लूम ने बताई थी स्टेजेस ऑफ लर्निंग में। ओके, यहाँ पे बीएस ब्लूम ने जो लर्निंग को क्लासिफाई किया था, यहाँ पे ब्लूम्स की जो टैक्सोनॉमी थी, तो ये फिलहाल तो यार यहाँ पे हमने कॉग्निटिव डोमेन में 6 पार्ट देखने के लिए मिले थे, तो ये हमारे 6 पार्ट हैं कॉग्निटिव डोमेन के। तो यहाँ पे ऐसे चीज़ें सीखी जाती हैं, ये हैं लर्निंग के 6 स्टेजेस। ओके, तो यार उम्मीद करती हूँ बातें समझ आई होंगी, सारी बातें क्लियर हुई होंगी, और बातें समझ आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहें और यार सारी बातें क्लियर होती रहें, और जिससे आप और हम हमेशा साथ साथ भी बने रहें। तो यार यहाँ पे भी वही बात है जो कि हमने पीछे देख के आई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि नॉलेज, देन समझ बूझ, वही जो हमने देखा था कॉम्प्रिहेंशन, देन हमने देखा था प्रयोग करना, 3rd नंबर पे हमने देखा था अप्लाई करना, एंड 4th नंबर पे हमने देखा था भाई विश्लेषण, एनालिसिस करना, एंड देन हमने देखा था सिंथेसिस करना, देन हमने नंबरिंग की थी, जजिंग की थी, मूल्यांकन किया था, इवोल्यूशन किया था। ओके, तो यार उम्मीद करती हूँ सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। कॉग्निटिव का ये 6 पार्ट यार मस्ट है, और मतलब यहाँ से भाई क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, फालतू की चीज़ें यार मैं आपको नहीं बताऊंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका ये भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष वो खास ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन, और यार मैंने आपसे पहले भी बातें की थी कि अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन नॉट मोर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यार उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो यहाँ पे हाँ फिलहाल हम भावात्मक पक्ष ये सारी चीज़ें ऐसे देख लेते हैं। भावात्मक पक्ष से तात्पर्य ये है कि जो टॉपिक, जो प्रत्यय बताया गया उसके प्रति छात्रों के भावात्मक, गुस्सा, प्यार, चिढ़ना, उत्तेजित होना, रोना आदि के रूप को विकसित करना। यहाँ पे इसे 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, याद रखिएगा। यहाँ पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यार लिटरली बता रही हूँ, अगर बहुत ज़्यादा यहाँ भावात्मक पक्ष से कुछ पूछा गया तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि भावात्मक पक्ष को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, एंड यू नो 5 पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। कौन कौन से हैं? आग्रहण या ध्यान, रिसीविंग एंड अटेंशन, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यू, आकलन करना, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, मूल्यों का चरित्रीकरण या विशेषीकरण, ये 5 पार्ट हैं भावात्मक पक्ष के। भावात्मक पक्ष आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो टॉपिक दिया गया है उसके प्रति छात्रों का क्या भाव है, गुस्सा है, प्यार है, चिढ़ना है, उत्तेजित होना है, रोना है। ओके, एंड बात करते हैं साइकोमोटर डोमेन की। साइकोमोटर डोमेन में क्या कुछ बातें हैं देख लेते हैं। क्रियात्मक उद्देश्यों का संबंध शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण तथा कौशल के विकास से होता है,
और इस उद्देश्य का संबंध औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण से होता है। इसको भी 6 पार्ट में डिवाइड किया गया। जैसा कि यार मैंने आपको बताया, यहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं ही पूछा जा सकता है। भावात्मक एंड क्रियात्मक पक्ष से बहुत ज़्यादा पूछा गया, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो अफेक्टिव डोमेन है, भावात्मक पक्ष, वो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, एंड जो साइकोमोटर डोमेन है, क्रियात्मक पक्ष आपका, वो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। तो आपको पता है कि भावात्मक पक्ष 5 पार्ट में, क्रियात्मक पक्ष 6 पार्ट में, एंड कॉग्निटिव डोमेन वो 6 पार्ट में डिवाइड है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्रियात्मक पक्ष के ये जो 6 पार्ट हैं कौन कौन से हैं। सहज क्रियात्मक अंग संचालन, आधारभूत अंग संचालन, शारीरिक योग्यताएं, प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं, कौशल युक्त अंग संचालन, सुसंबद्ध एवं सांकेतिक संप्रेक्षण। तो यहाँ पे ये 6 पार्ट हैं क्रियात्मक पक्ष के, साइकोमोटर डोमेन के। तो यार यहाँ पे आपका चैप्टर या आपका ये टॉपिक बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी होती है खत्म। तो यार मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और यार आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यार लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, एंड इफ यू वांट टू मोर वीडियोस सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m Edu Point। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।